गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे क्वेश्चन आंसर आगे कर रहे हैं। जो हमारे दीर्घ आंसर क्वेश्चन चल रहे थे उनमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बाप के संदर्भ में बंधुता के रिश्तों में किस प्रकार परिवर्तन आया, वर्णन कीजिए। माँ बाप वास्तव में ही बदलते रिश्तों के कारण है। यह चचेरे भाइयों के दो दल कौरवों और पांडवों के बीच भूमि और सत्ता को लेकर हुए संघर्ष का वर्णन करती है। दोनों ही दल कुरुवंश से संबंधित थे, जिनका कुरु जनपद पर शासन था। उनके संघर्ष ने अंततः एक युद्ध का रूप ले लिया, जिसमें पांडव विजयी हुए। इसके बाद पितृवांशिक उत्तराधिकार की उद्घोषणा की गई। भले ही पितृवांशिकता की परंपरा महाकाव्य की रचना से पहले भी प्रचलित थी, परंतु महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को सुदृढ़ किया। पितृवांशिकता के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उसके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते थे। राजाओं के संदर्भ में राज सिंहासन भी शामिल था। सभी परिवार किस प्रकार जन्म नहीं होते, प्राचीन समय में हुए उनके वैविध्य के प्रकार स्पष्ट कीजिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सभी परिवार एक जैसे नहीं होते थे। सदस्यों की संख्या के आधार पर कुछ छोटे होते थे और कुछ बड़े होते थे। आपने देखा है पांडवों का परिवार कितना था, छोटा था, और कौरवों का बहुत बड़ा था। इसी प्रकार एक जैसे नहीं होते थे परिवार, कुछ बड़े होते थे और कुछ छोटे होते थे। और इन परिवार के मेंबर्स के बीच जो रिश्ते और गतिविधियों के आधार पर भी परिवारों में भिन्नता पाई जाती थी। एक ही परिवार के सदस्य अपने संसाधनों का उपयोग मिल बांट कर करते थे और एक साथ मिलकर अपने तीज त्योहार मनाते थे। वे अपने रीति रिवाजों का निर्वाह मिलजुल कर करते थे। पारिवारिक संबंध प्राय प्राकृतिक तथा रक्त आधारित माने जाते हैं। फिर भी इनकी परिभाषा अलग अलग समाजों में अलग अलग तरीके से की जाती है। उदाहरण के लिए कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों के साथ खून का रिश्ता माना जाता है, परंतु कुछ समाज ऐसा नहीं मानते। सिर्फ एक पिता के बच्चों को ही परिवार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवांशिकता क्यों अनिवार्य रही होगी। पितृवांशिकता से प्राय ऐसी वंश परंपरा से है जो पिता के पुत्र, फिर पौत्र, परपौत्र आदि से चलती है। विशिष्ट परिवारों में शासक परिवार तथा धनी लोगों के परिवार शामिल हैं। इन परिवारों में पितृवांशिकता निम्नलिखित दो कारणों से अनिवार्य रही होगी। वंश परंपरा को चलाने के लिए धर्म सूत्रों के अनुसार वंश को पुत्र ही आगे बढ़ाता है, ऐसा सोचा जाता था, पुत्रियां नहीं। इसी प्राय सभी परिवारों में उत्तम पुत्रों की प्राप्ति की कामना की जाती थी। और आज भी जैसे समाज में आप देखते हो पुत्र की कामना ज्यादातर की जाती है, लेकिन जैसे जैसे विचार बदल रहे हैं लोगों के, आज हम बेटी और बेटा को समान ही समझते हैं। और ऐसी ही बात ऋग्वेद में एक मंत्र से स्पष्ट होती है। इसमें पुत्री के विवाह के समय पिता कामना करता है कि इंद्र के अनुग्रह से उसकी पुत्री को उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो। उत्तराधिकार संबंधी झगड़ों से बचने के लिए माता पिता नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार में संपत्ति के उत्तराधिकार को लेकर कोई भी झगड़ा हो। राज परिवारों में उत्तराधिकार में राजगद्दी भी शामिल थी। राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र राजगद्दी का उत्तराधिकारी बन जाता था। इसी प्रकार माता पिता की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति को उनके पुत्रों में बांट दिया जाता था। और अधिकतर जो राजवंश थे उनमें लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व ही पितृवांशिकता प्रणाली का अनुसरण करते आ रहे थे। और इस प्रथा में विभिन्नताएं अलग अलग थी। जैसे पुत्र के न्याय होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी बन जाता था। कभी कभी सगे संबंधी सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लेते थे। जो फर्स्ट बताया गया उसी के अनुसार, जैसे आपने देखा कौरव और पांडवों में, पांडवों के पिता की मृत्यु के बाद, अंधा होने के बाद भी धृतराष्ट्र ने क्या किया था, गद्दी प्राप्त कर ली थी। और परंपरा के अनुसार तो उसके बाद पांडवों को मिलनी थी, लेकिन कौरवों ने सोचा कि हमारा पिता शासन किया है, हमारे पिता ने यहाँ का राजा है, तो उसके बाद हमें मिले ये शासन। इसीलिए वो झगड़ा हुआ था और इसीलिए महाभारत हुई। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में स्त्रियां सत्ता का उपभोग भी करती हैं। प्रभावती गुप्त इसका एक अच्छा उदाहरण है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से अक्षत्रिय ही थे? चर्चा कीजिए। माना जाता है कि कहा भी जाता है कि राजा क्या थे, अक्षत्रिय थे, लेकिन कई बार
ये भी माना जाता है कि जो शासक हुए हैं वो अक्षत्रिय होना उनका कोई जरूरी नहीं था, वो निम्न कुल से भी हो सकते थे। शास्त्रों के अनुसार केवल अक्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, परंतु कई महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति अन्य वर्णों से भी हुई है। उदाहरण के लिए मौर्य वंश को ही लीजिए। बाद के बौद्ध ग्रंथों में ये व्यक्त किया गया है कि मौर्य शासक अक्षत्रिय थे, परंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का ही मानते हैं कि वो अक्षत्रिय नहीं थे, निम्न कुल के थे। इसी प्रकार शुंग और कणव जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, ब्राह्मण थे। वास्तव में समर्थन और संसाधन जुटा सकने वाला प्रत्येक व्यक्ति राजनीतिक सत्ता का उपयोग कर सकता था। ब्राह्मण लोग शकों को जो मध्य एशिया से बाहर आए थे मल्लेच्छ तथा बर्बर मानते थे, परंतु संस्कृत के एक आरंभिक अभिलेख में प्रसिद्ध शक शासक रुद्रदमन द्वारा सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन मिलता है। इसे यह भी ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मल्लेच्छ संस्कृतीय परंपरा से परिचित थे। एक अन्य रोचक बात सातवाहनों के संबंध में है। सबसे प्रसिद्ध सातवाहन शासक गौतमीपुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण बताने के साथ साथ अपने आप को अक्षत्रियों के अभिमान का हनन करने वाला भी बताया था। उसने ये दावा किया था कि उसने 4 वर्णों के बीच आपसी विवाह संबंधों पर रोक लगाई है, परंतु फिर भी उसने स्वयं रुद्रदमन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि आरंभिक राज्यों में शासक के लिए जन्म से क्षत्रिय होना अनिवार्य नहीं था। तो ये हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं, कल हम इससे आगे करेंगे। आप साथ साथ अपने रिवाइज करते रहिए। जिस बच्चे ने नोट्स नहीं तैयार किए हैं, अब भी मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने नोट्स तैयार कर लीजिए और रिवीजन करते रहिए। अगर आप साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे तो अच्छी तरह तैयारी हो जाएगी और आपको आगे पेपरों में दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आगे आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए साथ साथ अपनी तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।